एक साइंटिफिक रीजन मेरे पास आया कि वाई अल्कली मेटल्स फॉर्म कैटाइन इजीली। अल्कली मेटल्स जो है वो कैटाइन आसानी से कैसे बना देते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है बेटा, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अल्कली मेटल्स lose electrons and forms cations easily। देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेटा वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। अब अगर किसी एटम की ये एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने में परेशानी होगी, मतलब ज्यादा मेहनत लगेगी। ये है पहला रीजन। ठीक है सर, दूसरा पूछो। सर। जी जी बेटा, बोलो बोलो। सर दूसरा है, alkali metals cannot be used in voltaic cell। अल्कली मेटल्स वोल्टेज सेल में यूज नहीं हो सकते, जी। बिकॉज दे हैव दे आर alkali metal because they are very powerful reducing agent, very powerful reducing agents, and react vigorously with water, vigorously with water. So their AQUEOUS aqueous solutions are very difficult to make. That is why they are not used in voltaic cell। देखो, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ वाटर से बहुत ज्यादा ससेप्टिव भी होते हैं, यानी वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनका रिएक्शन सम टाइम हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता, यानी कि हमने जरा सा इसमें समझ लो पानी मिलाया और ये इतना विगोरस रिएक्शन होता है, इतना विगोरस रिएक्शन होता है कि हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और मतलब आग तक लग जाती है। जैसे सोडियम मेटल है, अगर मैं सोडियम मेटल को पानी में डालूं ना तो पानी में आग लग जाती है। ये इतना खतरनाक और इतना फास्ट रिएक्शन होता है। तो दैट इज वाई इसको हम वोल्टेक सेल में यूज नहीं करते। वोल्टेक सेल क्योंकि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें अल्टीमेटली अल्कली मेटल्स को पानी में डालना पड़ेगा, और जब हम पानी में डालेंगे तो पानी में आग लग जाएगी बेटा, और करंट पास होगा नहीं। इस वजह से इनको वोल्टेक सेल में यूज नहीं करते। क्लियर है? यस सर। अगर बोलोगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा यूट्यूब पे कि कितना खतरनाक रिएक्शन होता है सोडियम का या दूसरे अल्कली मेटल्स का। सर आप मुझे बता दें, मैं देख लूंगी। चलो, तो मैं खुद दिखा दूँ। तो ये सोडियम का एक टुकड़ा इसके हाथ में है, इसने ये पानी पे डाला, ये देखो,
यहाँ पर आपको धुआं उठते हुए नजर आ रहा होगा, आग लग गई है, और ये दलदली बेसिकली पानी है। ठीक है, ये दलदली पानी है। ये देखो, ये पानी में डाला, ये देखो, पानी जैसी चीज के अंदर भी आग लग रही है। सर इतना डेंजरस। जी, तो ये इतना विगोरस रिएक्शन होता है बेटा, ये कंट्रोल ही नहीं आता। तो फिर ऐसे चीज को हम कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज करेंगे? ये देखो, जरा से पानी के साथ इसने ऐड किया, फौरन आग पकड़ ली। यस सर। क्लियर है? ये यस सर। जी सर। जी सर। और बताइए। अच्छा सर, दूसरा है द metallic character increase down the group। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जी। ठीक है, डाउन द ग्रुप, जब जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज डिक्री इंक्रीजेस, atomic size increases and ionization potential decreases, potential decreases, which results in law in ease of loss of electron. That is why down the group metallic सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? हमने अभी क्लास ज्वाइन की है। scientific reason कुछ इस चैप्टर के। ओके सर। ये रहा बेटा तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत को मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब यहाँ देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, ये अभी मैंने पहले रीजन में भी बताया था। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम में से लूज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम में से लूज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ही तो मेटेलिक कैरेक्टर है। अब जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। समझ गए? जी सर। आगे बताओ। सर आगे है Be double positive ions are more easily hydrated than Li positive ions। चार्ज डेंसिटी of Be plus 2 ions is is sorry is greater than Li positive ions. That is why they are easily hydrated because charge density is directly proportional to hydration. सबसे पहले तो हाइड्रेशन क्या है ये समझ लो। आपने देखा होगा इस तरीके से अक्सर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए, CuSO4.5H2O, या फिर मैं कल लिख रहा था Na2CO3.10H2O, इस तरीके से लिख रहा था ना।
तो ये जो .5H2O या ये जो .10H2 है ना, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, वाटर के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैच होना है ना, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होती है? जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी क्या चीज होती है? चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, समझ लो, वैलेंसी या चार्ज अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। ये होता है चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अ, मैं सर हाइड्रेशन दोबारा बताइएगा। बेटा ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं ना किसी के साथ भी, जब हम कोई फॉर्मूला लिख के उसके आखिर में .5H2O .2H2O इस तरीके से डॉट करके लिखते हैं, तो इस डॉट को हम बेसिकली कहते हैं हाइड्रेशन, या ओके सर, ठीक वाटर है। मॉलिक्यूल का अटैच होना। अच्छा, अब एक बात का जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है 12, 12/2 लिखा है और 12/4 लिखा है। तो जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर 6 आएगा, जब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, न्यूमिनेटर तो कांस्टेंट रखा हुआ है ना मैंने, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो आंसर छोटा आ रहा है, और डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो आंसर बड़ा आ रहा है। ठीक है। यस सर। यस अब सर। अगर बेरिलियम और लिथियम आइंस में मतलब एक कंपैरिजन करें, तो बेरिलियम का एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है, लेस वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद बेरिलियम पे चार्ज ज्यादा होता है, कितना होता है? हाई चार्ज। बेरिलियम पे +2 का चार्ज होता है, और लिथियम पर लो चार्ज होता है, +1 का। तो अगर मैं इन दोनों की चार्ज डेंसिटीज निकालूं, तो बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? बी की चार्ज डेंसिटी Ca लिख रहा हूँ, CD लिख रहा हूँ, सॉरी। इसका चार्ज है 2, और वॉल्यूम की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम की इसकी वैल्यू है लाइक 4 है। ठीक है। और लिथियम की चार्ज की वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल, क्योंकि हाई चार्ज इसका है, इसका लो चार्ज है, 1 है। और ग्रेटर वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसका होगा उससे ज्यादा इसका वॉल्यूम होगा। मान लो इसका वॉल्यूम 6 है। अब दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.5। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से, डिवाइड करो आंसर बताओ। 0.1। 0.16। ठीक है। अब खुद देख लो कि चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा आ रही है या इसकी ज्यादा आ रही है। बेरिलियम की ज्यादा आ रही है तो इसकी हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। ये है हाइड्रेशन। ठीक है। जी सर। अगला बताओ। सर नेक्स्ट है, द सॉल्ट ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर मोर हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल सॉल्ट। यही रीजन है इसका। बात हाइड्रेशन की हो रही है ना। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और लिथियम जो है वो अल्कली मेटल है। यानी कि बेरिलियम ग्रुप 2 का है, और लिथियम जो है वो ग्रुप 1 का है। सही है। और बताओ। सर दूसरा है Li पॉजिटिव, और उसके बाद स्लैश है, उसके बाद है Li कपल हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Li पॉजिटिव स्लैश Li जी, कपल हैज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
potential indicates loss of electron. Lithium is a metal and due to its metallic characteristic, it loses electron. But upon all metals, its atomic size is smaller, which results in high ionization potential. So it requires more energy to lose electrons as compared to other, which results in high negative electrode पोटेंशियल। ये रहा बेटा इसका पूरा रीजन। तो ये कह रहे हैं कि लिथियम पॉजिटिव आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, एक मिनट, ये Li+ से Li था या Li से Li+ था? Li+ था, फिर स्लैश था, फिर Li था। अरे यार बेटा ये रीजन मैंने उल्टा लिख दिया है। तो अब ये दो रीजंस है, एक में मैंने Li से Li पॉजिटिव आने के बारे में जिक्र किया और एक में मैंने Li पॉजिटिव से Li के बारे में जिक्र किया है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंडिकेट करता है डिफिकल्टी इन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मेटेलिक कैरेक्टर। लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है बजाय इसके कि गेन किया जाए। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना Li+1 से Li, ये रिएक्शन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि Li+1 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो लिथियम बना। अब ये वाला जो काम है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ये लिथियम के लिए मुश्किल है, जबकि लिथियम चाह रहा है कि वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो जहां पर ये रिएक्शन होगा वो फेवरेबल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और जहां पर ये सॉरी ये वाला बोल रहा हूँ, जहां पर ये रिएक्शन होगा वहां पे रिएक्शन फेवरेबल होगा, लिथियम खुद चाहता है ऐसी हरकत करना, तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम इस रिएक्शन की बात करेंगे ये वाला, तो वो लिथियम चाहता नहीं है करना, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना नहीं चाहता, तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा। सिंपल इज दैट। ठीक है। यस सर। और बताओ। सर लास्ट रह गया। बोलो। मैग्नीशियम इज हार्डर देन सोडियम। मैग्नीशियम इज हार्डर देन सोडियम। Mg belongs to group 2A। Mg जो है वो ग्रुप 2A से बिलोंग करता है एंड it has 2 electrons in its valence shell और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
एंड इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है। So the force of attraction between nucleus and electron, valence electron, force of attraction between nucleus and valence electrons is high as compared to lithium, which contains one valence electron. That is why Mg is harder than Li। ठीक है भाई। तो देखो भाई, होता यह है कि मैग्नीशियम चूंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, तो उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका साइज भी छोटा होता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये बहुत ज्यादा होती एक्सक्यूज मी सर, है बेटा। सर आपने ये Mg हार्डर देन सोडियम था, आपने हाँ, Li क्यों लिखा? सोडियम लिखा है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। जी ओके, खैर लिथियम से भी कंपैरिजन में कोई मसला नहीं था, इसी बात है सर। तो भी तो असल में पिछला वाला Li था ना, वो Li घूम रहा है मेरे जहन में। ये हो गया आपके पास सोडियम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, साइज भी छोटा होता है इसका। तो जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है बेटा, एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इसी वजह से मैग्नीशियम जो है वो हार्ड होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, जी ठीक है सर। आगे चलूं? यस सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, 8 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लूं, फिर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा, उसके लिए हम कोई अलग मीटिंग बना लेंगे। कल हमने बेटा जिप्सम के बारे में पढ़ लिया था, इसके यूजेस वगैरह देख लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्सम के बारे में। अच्छा, एप्सम क्या होता है? अगेन याद रखिएगा, जरा स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने होंगे आप लोगों को। एप्सम क्या होता है? एप्सम होता है बेटा MgSO4.7H2O, इसे कहते हैं एप्सम। इसका नाम क्या होता है? इसे कहते हैं बेटा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला आ गया MgSO4.7H2O। अच्छा, अब ये बनाया कैसे जाता है? बिल्कुल सेम है ये भी एप्सम की तरह, जिप्सम की तरह, इसलिए इसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, याद रहे किसी भी कार्बोनेट पे अगर किसी भी एसिड का रिएक्शन होता है तो 2 चीजें लाजमी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये रहा कार्बोनेट और ये रहा एसिड। उसके अलावा क्या बनता है? उस मेटल का सॉल्ट बनता है जिसका कार्बोनेट हो। यहाँ पर मैग्नीशियम है वो मेटल, और इधर से आएगा मैग्नीशियम, इधर से आएगा SO4, क्या बनेगा? MgSO4। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर भी वो कल वाला ही टॉपिक है, कोई अलग से कोई बात नहीं है। कल कल भी मैंने आप लोगों को कहा था ना कि असल मेहनत और असल मकसद या असल मुश्किल जो है ना, वो मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है। एक बार मैग्नीशियम सल्फेट बन जाए तो उसके साथ वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स लगाना, उसको हाइड्रेट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो
SO4 और H2O, यानी कि MgSO4 मिलकर MgSO4 बना देंगे, इधर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलकर वाटर बना देंगे। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये। अच्छा, आजकल ये तो पुराने तरीके होगा इसको मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के, आजकल ये वाला तरीका ज्यादा इस्तेमाल में होता, ये कीजराइट वाला। जो कीजराइट वाला तरीका आप देख रहे हो, ये कीजराइट वाला तरीका आजकल के दौर में जरा ज्यादा इस्तेमाल में आता है। कीजराइट एक और है मैग्नीशियम सल्फेट की, जो हमें नेचुरली कुदरती तौर पर जमीन के नीचे से मिलती है, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं करना होता इसमें से, बस ये जो कीजराइट होता है, इस कीजराइट को निकालकर सिंपली उसको पानी में ऐड करके उसको हाइड्रेट करते हैं, तो एप्सम सॉल्ट बन जाता है। अच्छा, ये तुम्हें पता है एप्सम सॉल्ट को आम लफ्जों में क्या कहते हैं? एप्सम सॉल्ट को आम लफ्जों में जमाल घोटा कहते हैं। जमाल घोटे का इस्तेमाल तो मेरे ख्याल से पता ही होगा सबको, यस sir. सर। है ना। बंद दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं जमाल घोटे का। Yes, sir. तो ये बेसिकली जमाल घोटा है, किसी को ज्यादा खिलाइएगा नहीं, मुश्किलात बढ़ भी सकती है। अच्छा, इसके अलावा इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और एनहाइड्रस हो जाता है ये 200 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट को, इसके साथ वाटर लगा हुआ हो, इसको मैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करूं, सॉरी 700 मैंने लिख दिया, इसको मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूं, तो मैग्नीशियम सल्फेट अलग हो जाता है और वाटर के वेपर जो है वो अलग हो जाते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट का एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? कि वाटर के वेपर्स निकल गए, वाटर यहाँ पर नहीं है, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रस वेपर मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि वाटर के वेपर यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर इसके यूजेस को देखें तो इट इज यूज इन मेडिसिन एज माइल्ड परगेटिव। ये जो माइल्ड परगेटिव देख रहे हो, माइल्ड परगेटिव एजेंट, ये माइल्ड परगेटिव एजेंट बेसिकली मैंने कहा था ना भी थोड़ी देर पहले कि बंद दरवाजे खोल देता है। सबको समझ में आ रहा है नहीं बंद दरवाजे कौन से? जी सर। यस सर। No, sir. Yes, sir. हाँ, ये बंद दरवाजे जो है माइल्ड परगेटिव एजेंट जो है वो खोल देता है भाई। माइल्ड परगेटिव बेसिकली कहते ही ऐसे उसको है, ऐसे सब्सटेंस को है जो इस तरह की दवाएं जो होती है ना, जो बंद दरवाजे खोलने में इस्तेमाल होती हैं, तो उन उन दवाओं में इसको यूज करते हैं और उसे कहते हैं हम माइल्ड परगेटिव, यानी कि ऐसी दवाओं का नाम होता है माइल्ड परगेटिव। अच्छा, इसका इस्तेमाल वैसे सिरामिक्स बनाने में किया जाता है। सिरामिक्स क्या होते हैं? जैसे ये टाइल्स वगैरह होते हैं ना, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो सिरामिक्स कह सकते हैं। पेपर टैनिंग, टैनिंग यानी कि जो चमड़ा वमड़ा बनाने की कंपनी होती है ना, वहाँ पे चमड़े को कि उसके ऊपर जर्म्स वगैरह ना लगे उसके लिए यूज होता है। डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे कलर वलर किया जाता है। इट इज यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, पेंट्स में यूज होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा बनाने की कंपनीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आ गया एप्सम सॉल्ट के हवाले से पूरी तफसील। इसके हवाले से किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।